अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटोर फातिमा बतूल। मैंने सोचा कि एक इंट्रोडक्शन भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में जो एक गलतफहमी पाई जाती है वो ये है कि इंट्रोडक्शन जो है वो आउटलाइन के ऊपर लिखा जाता है, यानी आउटलाइन के बारे में लिखा जाता है और ये पूरे एस्से की समरी है। अगर इंट्रोडक्शन पूरे एस्से की समरी होता तो इसका नाम समरी होता, और जब हम एस्से की समरी की बात करते हैं तो एस्से की समरी को हम आउटलाइन कहते हैं। आउटलाइन इज द समरी ऑफ द होल एस्से, इट इज द रोड मैप टू योर एस्से। तो वो जो एस्से का रोड मैप है उसके ऊपर अगर आपने आउटलाइन के सारे पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है इंट्रोडक्शन के अंदर, तो फिर वो इंट्रोडक्शन तो नहीं हुआ। तो आपने एक दफ़ा आउटलाइन लिखी बुलेटेड फॉर्म में, यू हैव पुट ऑल दोज बुलेट्स इनटू द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ एंड दैट बिकम्स एन इंट्रोडक्शन। आई थिंक दैट डजंट मेक सेंस। तो इंट्रोडक्शन जो होता है, इट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर आर्ग्यूमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर एस्से और द स्टांस दैट यू हैव टेकन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। और इंट्रोडक्शन जो है वो बता देता है, जैसे वो जो चंद देख के दाने होते हैं जिन्हें चख के आप ये बता देते हैं कि ये खाना कैसा पका है, वैसे इंट्रोडक्शन एक ऐसा पैराग्राफ है और एक ऐसा पहला पैराग्राफ है आपके एस्से का जो कि आपको फौरी तौर पे आपके एग्जामिनर को ये बताता है कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है और आप एस्से की टेक्निक को कैसा समझते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो जो आउटलाइन के अंदर तमाम आइडियाज़ दिए गए थे उनकी सिफ्टिंग कैसे करते हैं, उनको किस तरह से आप उन आइडियाज़ को देखते हैं, क्योंकि आलिम और जाहिल बराबर नहीं होते। तो अगर आपके एस्से के अंदर 15 से 18 आर्ग्यूमेंट्स आए हैं तो 15 से 18 आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बराबर नहीं हो सकते। उनमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है they will get their place, they will find a place in your introduction, and those which are less important are going to be in the backdrop of your essay. तो introduction जो है, it's not something that you can oversimplify by saying that it is summary of your essay. It is a proper, there's a mechanism of writing an introduction. और मैं हमेशा समझती हूँ कि बुरे से अच्छे को पहचानना चाहिए, अंधेरे से रोशनी का अंदाज़ा होता है। तो जब हम एक बुरा इंट्रोडक्शन देखते हैं तो वो हमें इस काबिल करता है कि हमें समझ आती है कि अच्छा ये चीज़ें तो सेंस ही नहीं बनाती। तो लेट्स डिस्कस एन इंट्रोडक्शन अबाउट द एस्से टेररिज्म एंड हाउ इट्स परसेप्शन हैज़ बीन शेप्ड बाय मीडिया। चलें जी, ये इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। टेररिज्म इज़ नॉट अ स्पेसिफिक एंटिटी। तो आपको याद होगा मैंने आपको चॉइस ऑफ वर्ड के बारे में बताया था, दिस इज़ नॉट काओ, दिस इज़ चॉइस ऑफ वर्ड। और चॉइस ऑफ वर्ड का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ एस्से के अंदर ये बताने के लिए कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो डिक्शन या जार्गन होता है, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट की हम बात करते हैं उससे रेलिवेंट वोकैबुलरी हमें चाहिए होती है। टेररिज्म इज़ नॉट अ स्पेसिफिक फिनोमिनन, इज़ नॉट अ फिनोमिनन, phenomenon is singular, phenomena is plural, belonging to any race and sect। अब आपको पता है रेस तो आजकल के दौर में मैटर ही नहीं करती, तो रेस को माइनस कर दें, सेक्ट ठीक है। एंड इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, नो कॉन्ट्रैक्शंस। हाउएवर इन 2001, अब ये हाउएवर ट्रांजिशनल वर्ड की यहाँ पे ज़रूरत ही कोई नहीं थी। इन 2001 अमेरिका एक्सपीरियंस वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक्स इन इट्स हिस्ट्री, बट इट वॉज मेड कम्युनिटी स्पेसिफिक थ्रू फेक एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड परसेप्शन ऑफ मीडिया हाउसेज स्पेशली इन दी वेस्ट। अच्छा, अब मसला ये है कि विच कम्युनिटी, वो रेसिज्म तो नहीं था कि हम कहें कि मुस्लिम्स जो हैं वो एक रेस हैं, ठीक है, वो रिलीजियस हम उसको एक पोर्ट्रेयल कह सकते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर फेक आ गया, तो विच फेक न्यूज़ वॉज गिवन अबाउट दैट 9/11 इंसिडेंट, तो एक तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आई। अच्छा, और दूसरी बात ये, जब आप एक चीज़ की बात कर रहे हो तो दैट इज़ स्पेशली, नॉट स्पेशली, ठीक है। रिजल्टेंटली अ वेव ऑफ टेरर इन मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामोफोबिया एंड द डिवाइड बिटवीन द वेस्ट एंड द साउथ। वेस्ट के साथ ईस्ट आता है, साउथ के साथ नॉर्थ आता है। तो ये देखें, ये इनकम्पैटिबल लफ्ज़ हैं। ये वैसे ही है जैसे मैंने एक जगह पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री लिखा और दूसरी जगह पे लिखा और डेवलप्ड वर्ल्ड। बर्स्ट विद द अनप्रेसिडेंटेड, अब देखें ना, द डिवाइड बिटवीन वेस्ट एंड द साउथ बल्ज्ड विद द अनप्रेसिडेंटेड पेस। बल्ज तो होता नहीं, जब हम रिफ्ट की बात करते हैं या डिवाइड की बात करते हैं हम कहते हैं वाइड रिफ्ट। Therefore, it is pertinent that media, through changing public opinion and by targeted propaganda, shapes perception of terrorism. Again, therefore की कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनती। Besides, अब आप देखें एक और ट्रांजिशनल वर्ड लग गया, too many transitions। ट्रांजिशन तब होती है जब हम एक सपोर्टिंग डिटेल से दूसरी सपोर्टिंग डिटेल में जाते हैं। तो ऐसे थोड़ी है कि ट्रांजिशनल वर्ड्स आर सम एक्सेसरी दैट यू आर गोइंग टू जस्ट प्लेस हेयर एंड देयर। उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए। बाय सेंसेशनलिज्म, फेयर इंड्यूसिंग नैरेटिव्स एंड साइकोलॉजिकल परसेप्शन मीडिया शेप्स। अब देखिए पंक्चुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है।
Media shapes the perception of terrorism. The perception of public about those who are involved in terrorist activities. Media not only uses specific language but also simplifies. ये वो गलती है जिसे मैं parallelism कहती हूँ. Parallelism की गलती. Simplifies complex issues by media tactics take the control over perception, forming of terror attacks. Sentence structure खराब हो गया. Last but not the least, reinforcement of us versus them by the media shapes perception of terrorism against specific community. Us versus them की कोई clarity नहीं आई कि ये क्या है. On the other hand, the negative perception on the other hand तो contrast के लिए आता है, ये आना ही नहीं चाहिए. The negative perception of terrorism by the media can be curtailed. Terrorism is something negative. जब आपका कीवर्ड नेगेटिव होगा तो उसके लिए आपने जो लफ्ज़ लगाना है वो भी नेगेटिव, आपकी जो चॉइस ऑफ वर्ड है वो भी नेगेटिव होगी. तो द नेगेटिव परसेप्शन ऑफ टेररिज्म बाय द मीडिया कैन बी कर्टेल्ड. नो, आपको कहना चाहिए था द मिस परसेप्शन और द मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ terrorist activities or the wrong association of terrorist acts with a particular community should be curtailed. If ethical journalism and media literacy is the use of media outlets, it's the responsible use of media outlets by the public. मीडिया लिटरेसी आपने मीडिया को थोड़ी देनी है. एथिकल जर्नलिज्म का इसके अंदर क्या, एथिकल जर्नलिज्म का कोई रोल नहीं है. बिसाइड्स, अब ये बिसाइड्स की फिर सेंस नहीं बनती. द गवर्नमेंट हैज़ द एबिलिटी टू यूज़ मीडिया एज काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी इफ़ प्रैग्मेटिक पॉलिसीज आर मेड बाय द पॉलिसी मेकर. काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी किस सेंस में, कोई कुछ समझ नहीं आया. लास्टली, इट इज़ क्लियर दैट मीडिया शेप्स परसेप्शन ऑफ टेररिज्म थ्रू डिफरेंट टैक्टिक्स लाइक पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन एंड सेंसेशनलिज्म. अब आप ये देखिए कि इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जहाँ से ऐसे शुरू हुआ वहाँ पे टेररिज्म को अगर लिखा जाता है कि इट्स अ पॉलिटिकल फोर्स और इट्स अ पॉलिटिकल फिनोमिनन विच एम्स एट स्प्रेडिंग फेयर इन पब्लिक. और जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या वो ग्रुप्स या वो नॉन स्टेट एक्टर्स ये काम करते हैं, या वो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स ये काम करते हैं जो कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते. तो अल्फाज का इस्तेमाल आप देखिए कि वीक, मैं इसको वीक एक्सप्रेशन में लेके जाऊंगी क्योंकि अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है. अल्फाज सब कुछ होते हैं. मैं कैसे अपने जो सोच है उसको कैसे आप तक पहुंचा सकती हूँ अगर मेरे पास लफ्ज़ों का काले भी नहीं होगा. तो अल्फाज जो है ना ये सब कुछ हैं. अल्फाज का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है. आप ये देखिए कि ट्रांजिशनल वर्ड्स जो हैं उनका एक्सेसिव यूज़ है. और फिर आप ये देखिए कि अगर मैं इस पूरे इंट्रोडक्शन को देखूं तो इसके अंदर कोई भी बात साबित नहीं होती. क्या परसेप्शन बनाई है मीडिया ने. इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ आया, लेकिन वो जो परसेप्शन है वो ये है कि ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट. ये जो परसेप्शन बनाई गई है ये आनी ज़रूरी थी. अब आप देखिए कि अगर यही ऐसे हम लिख रहे हो, इसी के अंदर अगर आप मुझे द डिक्टेटर जो मूवी है उसका मुझे रेफरेंस दे देते, ये बहुत अच्छा एक आगाज़ होता कि आप बताते कि किस तरह से डिक्टेटर के अंदर मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके अंदर पाए जाने वाला जो एक्सट्रीमिज़म है उसको पोर्ट्रे किया गया है या उनको एज एक्सट्रीमिस्ट दिखाया गया है और परसेप्शन जो है उसको जस्टिफाई करता है. तो बुनियादी तौर पे जब हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है वो एक एफर्ट है ऐसे को लिखने की या अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने की, तो उसमें हमारे सामने मसला ये आता है कि ये जो हमने इंट्रोडक्शन देखा इसने टॉपिक को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया, क्योंकि हमें ये समझ ही नहीं आई कि टॉपिक कहाँ से चला, टॉपिक किधर को पहुँचा और वो परसेप्शन क्या है. और टेररिज्म जो है इट्स नॉट कम्युनिटी स्पेसिफिक. तो ऐसा नहीं है कि ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट और ऐसा भी नहीं है कि ऑल क्रिश्चियंस आर टेररिस्ट. But when an attack, a terrorist attack has been made by a Christian, and that Christian is being portrayed as as psychologically disturbed person, as a psycho, or someone with a history, or जो क्या कहना चाहिए childhood trauma या child abuse, आप उसको इस तरह की चीज़ों के साथ justify करने लग जाएं, then you are justifying one terrorist and you are condemning another terrorist. तो मीडिया की जो परसेप्शन है या मीडिया ने जो परसेप्शन क्रिएट की है टेररिज्म के बारे में उसके ऊपर ये ऐसे था. और आपका इंट्रोडक्शन जो है वो आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाता है, टॉपिक के ऊपर आपके स्टांस को इंट्रोड्यूस करवाता है. और जब आपका कोई स्टांस ही ना हो टॉपिक के ऊपर तो फिर वो जो गैप है या वो जो द लैक ऑफ योर एबिलिटी टू टेक अ स्टांस ऑन अ गिवन टॉपिक बिकम्स क्वाइट एविडेंट इन योर इंट्रोडक्शन. और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब ऐसे एग्जामिनर के सामने आता है तो पहले आउटलाइन चेक होती है, आउटलाइन किसी काम की हो तो फिर इंट्रोडक्शन चेक होता है, और अगर इंट्रोडक्शन सेंस बनाए तो फिर आपका ऐसे जो है वो आगे चेक होगा. वरना अनफॉर्चुनेटली
you won't be able to make the examiner go through your whole essay. So I hope this video is helpful in understanding the significance of introduction in presenting the stance that you have taken on a particular topic, and I'm sure that you would be able to understand and you will be able to remember that introduction is not the summary of your essay. So never make the mistake of putting all the ideas that you have given in your outline in your introduction. I'll see you in another video.